हेलो एवरीवन। आज का चैप्टर है बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि, कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस एंड मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस। बुद्धि यानी इंटेलिजेंस शब्द का प्रयोग सामान्यतः प्रज्ञा, प्रतिभा, ज्ञान एवं समझ इत्यादि कई अर्थों में किया जाता है। यह वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। एल टर्मन ने बुद्धि की परिभाषा इस प्रकार दी है। बुद्धि अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की योग्यता है। स्टर्न के अनुसार बुद्धि व्यक्ति की वह सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा वह सचेत रूप से नवीन आवश्यकताओं के अनुसार चिंतन करता है। इस तरह जीवन की नई समस्याओं एवं स्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालने की सामान्य मानसिक योग्यता बुद्धि कहलाती है। यद्यपि बुद्धि के संदर्भ में मनोवैज्ञानिकों में मतभेद है, फिर भी यह निश्चित तौर पर कहा जाता है कि यह किसी के व्यक्तित्व का मुख्य निर्धारक है, क्योंकि इससे व्यक्ति की योग्यता का पता चलता है। इसे व्यक्ति की जन्मजात शक्ति कहा जाता है, जिसके उचित विकास में उसके परिवेश की भूमिका प्रमुख होती है। मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं में बुद्धि के विकास में भी अंतर होता है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा दिए गए बुद्धि की परिभाषाओं से इसके स्वरूप का पता चलता है। जीवन की अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों से अपना सामंजस्य करने की व्यक्ति की योग्यता ही बुद्धि है। पिंटर, बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। रायबर्न, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। वुडवर्थ, बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। वुडरो, बुद्धि में दो तत्व होते हैं, ज्ञान की क्षमता एवं निहित ज्ञान। हेनमॉन, सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति बुद्धि है। थॉर्नडाइक, यदि व्यक्ति ने अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया है या सीख सकता है तो उसमें बुद्धि है। कॉल्विन, उपरोक्त परिभाषाओं के अनुसार हम कह सकते हैं कि बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता, अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता, अपने वातावरण से सामंजस्य करने की योग्यता, सीखने की योग्यता, समस्या समाधान करने की योग्यता तथा संबंधों को समझने की योग्यता है। बुद्धि के सिद्धांत। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के स्वरूप से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, जिनसे बुद्धि के संबंध में कई प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। बुद्धि के प्रमुख सिद्धांतों का विवरण नीचे दिया गया है। एक कारक सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन बिने ने किया और इस सिद्धांत का समर्थन कर इसको आगे बढ़ाने का श्रेय टर्मन और स्टर्न जैसे वैज्ञानिकों को है। इन मनोवैज्ञानिकों का मत है कि बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है। स्पष्ट है कि इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि को एक शक्ति या कारक के रूप में माना गया है। इन मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि वह मानसिक शक्ति है जो व्यक्ति के समस्त मानसिक कार्यों का संचालन करती है तथा व्यक्ति के समस्त व्यवहारों को प्रभावित करती है। द्विकारक सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन हैं। इनके अनुसार बुद्धि के दो कारक हैं अथवा सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में दो प्रकार की मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है। प्रथम सामान्य मानसिक योग्यता, द्वितीय विशिष्ट मानसिक योग्यता। प्रत्येक व्यक्ति में सामान्य मानसिक योग्यता के अतिरिक्त कुछ न कुछ विशिष्ट योग्यताएं भी पाई जाती हैं। एक व्यक्ति जितने ही क्षेत्रों अथवा विषयों में कुशल होता है, उसमें उतना ही विशिष्ट योग्यता पाई जाती है। यदि एक व्यक्ति में एक से अधिक विशिष्ट योग्यताएं हैं, तो इन विशिष्ट योग्यताओं में कोई विशेष संबंध नहीं पाया जाता। स्पीयरमैन का यह विचार है कि एक व्यक्ति में सामान्य योग्यता की मात्रा जितनी ही अधिक पाई जाती है, वह उतना ही अधिक बुद्धिमान होता है।
बहुकारक सिद्धांत। इस सिद्धांत के मुख्य समर्थक थॉर्नडाइक थे। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। अतः सामान्य बुद्धि नाम की कोई चीज़ नहीं होती, बल्कि बुद्धि में कोई स्वतंत्र विशिष्ट योग्यताएं निहित रहती हैं जो विभिन्न कार्यों को संपादित करती है। प्रतिदर्श सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन थॉमसन ने किया था। उसने अपने इस सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत के विरोध में किया था। थॉमसन ने इस बात का तर्क दिया कि व्यक्ति का बौद्धिक व्यवहार अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है, किंतु इन स्वतंत्र योग्यताओं का क्षेत्र सीमित होता है। प्रतिदर्श सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई स्वतंत्र तत्वों से बनी होती है। कोई विशिष्ट परीक्षण या विद्यालय संबंधी क्रिया में इनमें से कुछ तत्व स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। यह भी हो सकता है कि दो या अधिक परीक्षाओं में एक ही प्रकार के तत्व दिखाई दें, तब उनमें एक सामान्य तत्व की विद्यमानता मानी जाती है। यह भी संभव है कि अन्य परीक्षाओं में विभिन्न तत्व दिखाई दें, तब उनमें कोई भी तत्व सामान्य नहीं होगा और प्रत्येक तत्व अपने आप में विशिष्ट होगा। समूह तत्व सिद्धांत। जो तत्व सभी प्रतिभात्मक योग्यताओं में तो सामान्य नहीं होते, परंतु कई क्रियाओं में सामान्य होते हैं, उन्हें समूह तत्व की संज्ञा दी गई है। इस सिद्धांत के समर्थकों में थॉर्स्टन का नाम प्रमुख है। प्रारंभिक मानसिक योग्यताओं का परीक्षण करते हुए वह इस निष्कर्ष पर पहुँचे थे कि कुछ मानसिक क्रियाओं में एक प्रमुख तत्व सामान्य रूप से विद्यमान होता है, जो उन क्रियाओं को मनोवैज्ञानिक एवं क्रियात्मक एकता प्रदान करता है और उन्हें अन्य मानसिक क्रियाओं से अलग रखता है। मानसिक क्रियाओं के कई समूह होते हैं, उनमें अपना एक प्रमुख तत्व होता है। समूह तत्व सिद्धांत की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि यह सामान्य तत्व की धारणा का खंडन करता है। गिलफोर्ड का सिद्धांत। जेपी गिलफोर्ड और उसके सहयोगियों ने बुद्धि परीक्षण से संबंधित कई परीक्षणों का कारक विश्लेषण तकनीक का प्रयोग करते हुए मानव बुद्धि के विभिन्न तत्वों या कारकों को प्रकाश में लाने वाला प्रतिमान विकसित किया। उन्होंने अपने अध्ययन प्रयासों के द्वारा यह प्रतिपादित करने की चेष्टा की कि हमारी किसी भी मानसिक प्रक्रिया अथवा बौद्धिक कार्य को तीन आधारभूत आयामों संक्रिया, सूचना सामग्री या विषय वस्तु तथा उत्पाद में विभाजित किया जा सकता है। संक्रिया का अर्थ यहाँ हमारी उस मानसिक चेष्टा, तत्परता और कार्यशीलता से होता है जिसकी मदद से हम किसी भी सूचना सामग्री या विषय वस्तु को अपने चिंतन तथा मनन का विषय बनाते हैं, या दूसरे शब्दों में इसे चिंतन तथा मनन का प्रयोग करते हुए अपनी बुद्धि को काम में लाने का प्रयास कहा जा सकता है। फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज्ड सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कैटिल हैं। फ्लूइड वंशानुक्रम कार्यकुशलता यानी जेनेटिक पोटेंशियलिटी अथवा केंद्रीय नाड़ी संस्थान की दी हुई विशेषता पर आधारित एक सामान्य योग्यता है। यह सामान्य योग्यता संस्कृति से भी प्रभावित नहीं होती, बल्कि नवीन एवं विगत परिस्थितियों से भी प्रभावित होती है। दूसरी ओर क्रिस्टलाइज्ड भी एक प्रकार की सामान्य योग्यता है जो अनुभव, अधिगम तथा वातावरण संबंधी कारकों पर आधारित होती है। बहुआयामी बुद्धि। केली एवं थर्स्टन नामक मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि बुद्धि का निर्माण प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के द्वारा होता है। केली के अनुसार बुद्धि का निर्माण इन योग्यताओं से होता है: वाचिक योग्यता, गामक योग्यता, सांख्यिक योग्यता, यांत्रिक योग्यता, सामाजिक योग्यता, संगीतात्मक योग्यता, स्थानिक संबंधों के साथ उचित ढंग से व्यवहार करने की योग्यता, रुचि और शारीरिक योग्यता। थर्स्टन का मत है कि बुद्धि इन प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का समूह होता है: प्रत्यक्षीकरण संबंधी योग्यता, तार्किक व वाचिक योग्यता, सांख्यिकी योग्यता, स्थानिक या दृश्य योग्यता, समस्या समाधान की योग्यता, स्मृति संबंधी योग्यता,
आगमनात्मक योग्यता और निगमनात्मक योग्यता। वैसे तो अधिकार मनोवैज्ञानिकों ने केली एवं थर्स्टन के बुद्धि के सिद्धांतों की आलोचना की, किंतु अधिकतर मनोवैज्ञानिकों ने यह भी माना कि बुद्धि का बहुआयामी होना निश्चित तौर पर संभव है। बहुआयामी बुद्धि होने के कारण ही कुछ लोग कई प्रकार के कौशलों में निपुण होते हैं। मानसिक आयु और बुद्धि लब्धि। स्टैनफोर्ड बीने के परीक्षणों में परीक्षण द्वारा बुद्धि की गणना करने की विधि आईक्यू विधि थी। यदि बच्चा अपने से कम आयु वाले बच्चों की परीक्षा ही पास कर पाता है तो उसकी बुद्धि कम समझी जाती थी, और यदि वह अपनी आयु के लिए निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता था तो उसकी बुद्धि सामान्य समझी जाती थी। इसी प्रकार से जब वह अपनी आयु से अधिक आयु के बच्चों के लिए निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता था तो उसकी बुद्धि श्रेष्ठ समझी जाती थी। यदि कोई बच्चा 5 वर्ष के लिए निर्धारित परीक्षण को कर लेता था तो उसकी मानसिक आयु 5 वर्ष समझी जाती थी, भले ही उस बच्चे की वास्तविक आयु 5 वर्ष हो, अधिक हो या कम हो। इसी प्रकार यदि कोई बालक 8 वर्ष का है लेकिन वह 9 वर्ष के बालकों के लिए निर्धारित परीक्षा को उत्तीर्ण कर लेता है तो उसकी मानसिक आयु 9 वर्ष समझी जाती थी, और एक 10 वर्ष का बालक 8 वर्ष के बालक की निर्धारित परीक्षा को ही उत्तीर्ण कर पाता था तो उसकी मानसिक आयु केवल 8 वर्ष ही समझी जाती थी। उपर्युक्त विवरण के आधार पर कहा जा सकता है कि मानसिक आयु व्यक्ति के द्वारा प्राप्त विकास की सीमा की वह अभिव्यक्ति है जिसका कथन एक आयु विशेष में प्रत्याशित उसके कार्य निष्पादन के रूप में किया जाता है। मानसिक आयु की सहायता से बालक की अथवा व्यक्ति की मानसिक परिपक्वता का संकेत मिलता है। एक व्यक्ति की मानसिक आयु जितनी अधिक होती है, यह समझा जाता है कि उसकी विभिन्न मानसिक योग्यताओं का विकास उतना ही अधिक हुआ है या परिपक्व है। स्टर्न ने सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि शब्द को प्रयुक्त किया। स्टर्न का इस शब्द से अभिप्राय शारीरिक आयु के अनुसार किए गए परीक्षणों में मानसिक योग्यता का परिचय प्राप्त करना था। टर्मन ने सर्वप्रथम बुद्धि के फलांकन की विधि यह बताई कि बुद्धि का फलांकन आईक्यू की गणना द्वारा करना चाहिए। आईक्यू की गणना मानसिक आयु में शारीरिक आयु से भाग देने तथा प्राप्त संख्या में 100 से गुणा करके जो मान प्राप्त होता है वह आईक्यू कहलाता है। उदाहरण के लिए, यदि एक बालक की मानसिक योग्यता 12 और वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसकी आईक्यू की गणना निम्न प्रकार से करेंगे। आईक्यू बराबर MA/CA × 100, जहाँ पर मेंटल एबिलिटी 12 वर्ष है और CA इसकी 10 वर्ष है। 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगी 120, जबकि IQ यानी इंटेलिजेंट क्वेश्चन यानी बुद्धि लब्धि, यहाँ पर MA का मतलब होता है मेंटल एज यानी मानसिक आयु, CA का मतलब है क्रोनोलॉजिकल एज यानी वास्तविक आयु। टर्मन ने बुद्धि के स्कोरिंग की विधि को विकसित करने के साथ साथ उसमें आईक्यू के वितरण को भी ज्ञात किया। यह नीचे स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण का मैरिल तथा वैशलर एडल्ट इंटेलिजेंस टेस्ट के आईक्यू का वितरण नीचे दिया हुआ है। आईक्यू वितरण वैशलर के अनुसार 130 या उससे ऊपर अति श्रेष्ठ बुद्धि अर्थात प्रतिभाशाली बुद्धि, 120 से 129 श्रेष्ठ बुद्धि, 110 से 119 उच्च सामान्य बुद्धि, 90 से 109 सामान्य बुद्धि, 80 से 89 मंद बुद्धि, 70 से 79 क्षीण बुद्धि और बिलो 70 निश्चित क्षीण बुद्धि। वितरण आईक्यू वितरण मैरिल के अनुसार 140 और उससे ऊपर अति श्रेष्ठ बुद्धि अर्थात प्रतिभाशाली बुद्धि, 120 से 139 श्रेष्ठ बुद्धि, 110 से 119 उच्च सामान्य बुद्धि, 90 से 109 सामान्य बुद्धि, 80 से 89 मंद बुद्धि, 70 से 79 क्षीण बुद्धि और बिलो 70 निश्चित क्षीण बुद्धि। बौद्धिक विवृद्धि
और विकास। बौद्धिक विवृद्धि और विकास अनेक कारकों पर निर्भर करता है। मस्तिष्क और संबंधित स्नायुओं की परिपक्वता बौद्धिक विवृद्धि को सर्वाधिक प्रभावित करती है। जन्म के समय बालक में उसकी बौद्धिक योग्यताएं अपने विकास की प्रथमावस्था के निम्नतम स्तर पर होती है। बालक की आयु बढ़ने के साथ साथ उसकी बौद्धिक योग्यताओं में वृद्धि और विकास होता रहता है। बचपनावस्था से उत्तर बाल्यावस्था तक यह विकास तीव्र गति से होता है, परंतु किशोरावस्था के अंत से और प्रौढ़ावस्था में इस विकास की गति मंद हो जाती है। थर्स्टन का विचार है कि उसके द्वारा किए गए कारक विश्लेषण अध्ययनों के आधार पर प्राप्त 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताएं एक साथ एक समान आयु स्तर पर परिपक्व नहीं होती हैं। उसके अनुसार प्रत्यक्षपरक योग्यता 12 वर्ष की अवस्था में अपनी विवृद्धि की पूर्णता की ओर अग्रसर होती है। इसी प्रकार 14 वर्ष की अवस्था में वस्तु प्रेक्षक तथा तार्किक योग्यता, 16 वर्ष की आयु में स्मृति योग्यता और संख्यात्मक योग्यता परिपक्वावस्था की ओर अग्रसर होती है। बालकों में शाब्दिक योग्यता तथा भाषा बोध आदि योग्यताएं इस आयु अवस्था के बाद विकसित होती हैं। वेशलर का विचार है कि बौद्धिक विवृद्धि कम से कम 20 वर्ष की आयु तक होती रहती है। इस दिशा में जो लंबवत अध्ययन हुए हैं उनसे यह ज्ञात हुआ है कि 60 वर्ष की अवस्था तक आईक्यू में वृद्धि होती रहती है। एक अन्य अध्ययन में 50 व्यक्तियों के लंबवत अध्ययन में यह देखा गया है कि आईक्यू में 35 वर्ष तक वृद्धि होती रहती है। इसके बाद 50 वर्ष तक यह स्थिर रहती है और 50 वर्ष की आयु के बाद इसमें मंद अवनति प्रारंभ हो जाती है। फिट्जगिराल्ड आदि मनोवैज्ञानिकों का भी विचार है कि बुद्धि परीक्षण संबंधी निष्पादन में वृद्धि 20 वर्ष के बाद भी होती रहती है। यह वृद्धि विशेष रूप से उन लोगों में भी होती रहती है जो इस आयु के बाद बौद्धिक कार्यों में संलग्न रहते हैं। एक अन्य अध्ययन में यह देखा गया है कि बौद्धिक प्रकारों पर बालक के संरक्षकों के व्यवहार का भी महत्वपूर्ण ढंग से प्रभाव पड़ता है। अध्ययनों में यह देखा गया है कि किशोरावस्था के बाद लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की बौद्धिक योग्यताओं में वृद्धि अपेक्षाकृत अधिक होती है। अध्ययनों में यह भी देखा गया है कि सभी बौद्धिक योग्यताओं में विवृद्धि समान गति से नहीं होती। उदाहरण के लिए किशोरावस्था के बाद अमूर्त चिंतन, शब्द भंडार आदि में अन्य बौद्धिक योग्यताओं की अपेक्षा अधिक विकास और विवृद्धि होती है। बौद्धिक विकास और विद्यालय। अनेक मनोवैज्ञानिक यह प्रश्न करते हैं कि बालक की आईक्यू की विवृद्धि और विकास पर विद्यालय जाने का क्या प्रभाव पड़ता है। एक अध्ययन में यह देखा गया कि अच्छे परिवारों और पर्यावरण से आए बालकों की आईक्यू की विवृद्धि एक नर्सरी स्कूल का प्रभाव नगण्य है, जबकि उन बच्चों की आईक्यू पर अधिक है जो सामान्य से कम स्तर के परिवारों और वातावरण से संबंधित होते हैं। इस दिशा में हुए अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि आईक्यू में वृद्धि उस मात्रा और अनुपात में नहीं होती है जिसमें कि बच्चा स्कूल जाता है। अध्ययनों में यह भी देखा गया है कि समान स्कूल में समान अनुभव प्राप्त करने वाले बच्चों की आईक्यू का विकास भी सामान्य ढंग से नहीं होता है। कुछ आधुनिक अध्ययनों में यह देखा गया है कि बच्चे का ज्ञानात्मक विकास विद्यालय के जाने से प्रभावित होता है। इन प्रयोगात्मक अध्ययनों में यह देखा गया है कि नियंत्रित समूह की अपेक्षा प्रयोगात्मक समूहों की आईक्यू में महत्वपूर्ण और सार्थक वृद्धि हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में बुद्धि परीक्षणों का महत्व। शिक्षा के क्षेत्र में बुद्धि परीक्षणों का महत्व निम्नलिखित है। शैक्षिक मार्गदर्शन। विज्ञान के साथ साथ मनोविज्ञान ने मानवीय समस्याओं के समाधान में अपूर्व योगदान दिया है। इसके द्वारा बच्चों के भविष्य निर्धारण की योजनाओं को बनाया जा रहा है। इसी प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में सही दिशा एवं लक्ष्य को प्राप्त करने में बुद्धि परीक्षाएं समर्थ होती हैं। क्षेत्र के विकास के लिए प्राथमिक एवं गौण दोनों ही प्रकार के पाठ्यक्रमों की आवश्यकता होती है।
प्राथमिक पाठ्यक्रम बालकों को अच्छा नागरिक बनाने के लिए प्रस्तुत किया जाता है, जबकि गौण पाठ्यक्रम उनकी आदत के अनुसार निश्चित किया जाता है। बुद्धि परीक्षणों द्वारा प्रत्येक छात्र की सही उन्नति के मार्ग को प्रशस्त किया जाता है। छात्र वर्गीकरण ज्ञान की ग्रहणशीलता छात्रों की मानसिकता पर निर्भर करती है। फलस्वरूप एक ही कक्षा शिक्षण का निष्पादन भिन्न भिन्न होता है। ज्ञान अर्जन बालकों की बुद्धि क्षमता पर सीधा प्रभाव डालता है, अतः छात्र वर्गीकरण में बुद्धि परीक्षाएं उपयोगी होती हैं। वर्तमान भारतीय शिक्षा व्यवस्था में एक कक्षा में सामान्य से उच्च एवं सामान्य से नीचे आदि स्तरों के छात्र छात्राएं अध्ययनरत रहते हैं। प्रश्न उठता है कि क्या सभी बच्चों का शैक्षिक विकास उत्तम हो सकेगा? ऐसी परिस्थिति में बुद्धि परीक्षण के माध्यम से शिक्षक सामान्य से भिन्न एवं उच्च आदि छात्रों का वर्गीकरण करके उपयुक्त शिक्षण का प्रबंध करेगा, ताकि सभी स्तरों के छात्र छात्राएं पाठ्यक्रम को धारण करके उत्तम निष्पादन प्रस्तुत कर सकें। इस प्रकार के अध्यापकीय छात्र एवं पाठ्यक्रम संबंधी सभी समस्याएं आसानी से समाप्त हो जाती हैं। यौन भिन्नता में उपयोगी शोध कार्यों से स्पष्ट हुआ है कि लड़के एवं लड़कियों में बुद्धि के आधार पर ही कार्य कुशलताओं में अंतर पाया जाता है। इनके शारीरिक एवं मानसिक विकास का क्रम भिन्न होता है, अतः ज्ञान अर्जन की क्षमताओं में भी भिन्नता पाई जाती है। स्पीयरमैन के अनुसार दोनों में सामान्य एवं विशिष्ट योग्यताएं पाई जाती हैं और इनका निर्धारण बुद्धि परीक्षणों के आधार पर ही संभव है। अतः सामाजिक व्यवस्था को सामान्य बनाए रखने के लिए यौन भिन्नता के आधार पर विभिन्न अंतरों की पहचान कर उनके बीच समायोजन स्थापित करने के लिए बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। स्वयं का ज्ञान शिक्षा का प्रयत्न बच्चों का सामान्य विकास करना होता है। बच्चे अपने भीतर की क्षमताओं एवं शक्तियों को पहचान कर अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति आसानी से कर सकते हैं। अतः बुद्धि परीक्षाएं उनके व्यक्तित्व के स्वरूप को स्पष्ट करती हैं। वह अपने भीतर विघटित तत्वों को निकाल देता है और अविघटित तत्वों को विकसित करता है। अधिगम प्रणाली में उपयोगी सीखने की प्रक्रिया बुद्धि पर निर्भर करती है। छात्र की लगन, अभ्यास प्रक्रिया, गलतियों का निरसन, धारणा एवं प्रोत्साहन में वृद्धि एवं स्थानांतरण आदि में बुद्धि का प्रभाव सर्वाधिक होता है। बुद्धि परीक्षणों ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रतिभाशाली बच्चे कम समय में अधिक अधिगम एवं ज्ञान अर्जित करने में सक्षम होते हैं। व्यावसायिक मार्गदर्शन व्यवसाय में मनोविज्ञान ने पदार्पण करके विभिन्न समस्याओं का समाधान निकाला है। विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए भिन्न प्रकार के मानसिक स्तर के व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। उपयुक्त मानसिक स्तर का व्यक्ति अपने व्यवसायों को उन्नति में बनाने में सहायक होता है। जब हम गलत व्यवसाय का चुनाव कर लेते हैं तो हमारी अभिरुचि एवं कार्यक्षमता का ह्रास होने लगता है। फलस्वरूप व्यवसाय और व्यक्ति दोनों का विकास अवरुद्ध हो जाता है। इस तरह व्यावसायिक मार्गदर्शन में भी बुद्धि परीक्षण की भूमिका अहम होती है। अनुसंधान शिक्षा के क्षेत्र में विकास अनुसंधानों के ऊपर निर्भर करता है। कक्षा के भीतर की समस्याएं और सामान्य समस्याओं के समाधान के लिए अनुसंधान का सहारा लेना पड़ता है। प्रत्येक अनुसंधान के लिए बुद्धि परीक्षण आवश्यक होता है। विभिन्न घटकों का चयन करना होता है तो बुद्धि भी एक आधार होता है ताकि कम से कम त्रुटि हो। छात्र चयन में उपयोगी विद्यालय में प्रवेश करने के बाद बालक के विकास का उत्तरदायित्व विद्यालय का होता है। विद्यालय प्रशासन एवं प्रबंध बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग निम्नलिखित क्षेत्रों में छात्र चयन हेतु करता है। पहला, प्रवेश किसी भी कार्य के लिए छात्र को अनुमति देने से पहले उसकी शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता का पता लगाना आवश्यक होता है। बुद्धि परीक्षण की सहायता इस कार्य में ली जाती है।
दूसरा, छात्रवृत्ति। शिक्षा के क्षेत्र में गरीबों और पिछड़े वर्गों के छात्रों का समुचित विकास करना प्रशासन का परम उद्देश्य रहा है। इसके लिए छात्रवृत्ति, निर्धन पुस्तक सहायता योजना और पिछड़े वर्ग की व्यक्तिगत शिक्षण योजनाएं वर्तमान सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। इनमें छात्रवृत्ति का प्रारूप बुद्धि लब्धि के आधार पर तैयार किया जाता है। तीसरा, विशिष्ट योग्यताएं। प्रौद्योगिकीकरण के विकास ने योग्यता के क्षेत्र में अत्यंत विशाल बना दिया है। आज प्रत्येक क्षेत्र में नवीन प्रतिभाओं की खोज हो रही है। प्रतिभा खोज का प्रमुख आधार बुद्धि परीक्षाओं को ही माना जाता है। कुछ अभ्यास के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, किसी बच्चे में अमूर्त विचारों के संदर्भ में उसकी सोचने की योग्यता क्या कहलाती है? ऑप्शन 1 उसका अधिगम, ऑप्शन 2 उसकी बुद्धि, ऑप्शन 3 उसकी कार्यप्रणाली, ऑप्शन 4 उसकी तेज दृष्टि। ऑप्शन 2 करेक्ट होगा, उसकी बुद्धि। दूसरा प्रश्न है, आप कक्षा 7 के कक्षा अध्यापक हैं। आप अपनी कक्षा के सभी छात्रों का बुद्धि लब्धि परीक्षण करते हैं। आप पाते हैं कि पूरी कक्षा में रमा और अशोक की बुद्धि लब्धि 130 से ऊपर है। तो रमा और अशोक क्या है? ऑप्शन 1 मानसिक विकलांग छात्र, 2 सामान्य छात्र, 3 प्रतिभाशाली छात्र, चौथा प्रशिक्षणीय मानसिक विकलांग। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, प्रतिभाशाली छात्र। तीसरा प्रश्न है, बुद्धि लब्ध का प्राप्तांक प्राप्त करने हेतु सही विधि कौन सी है? पहला ऑप्शन मानसिक आयु बटा कालानुक्रमित आयु गुना 100, दूसरा कालानुक्रमित आयु बटा मानसिक आयु गुना 100, तीसरा कालानुक्रमित आयु गुणा मानसिक आयु बटा 100, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, मानसिक आयु बटा कालानुक्रमित आयु गुना 100। चौथा प्रश्न है, आप कक्षा 8 के कक्षा अध्यापक हैं। आपकी कक्षा में सुरेश नाम का एक लड़का पढ़ता है जिसकी आयु 15 वर्ष है। यदि उसकी मानसिक आयु 18 वर्ष है तो आप उसकी बुद्धि लब्धि कितनी पाएंगे? ऑप्शन 1 100, ऑप्शन 2 110, ऑप्शन 3 120, ऑप्शन 4 140, ऑप्शन 3 करेक्ट है 120। पांचवा प्रश्न, आपकी कक्षा का एक छात्र राजू एक सृजनशील छात्र है तो उसकी बुद्धि का स्वरूप कैसा होगा? ऑप्शन 1 औसत से कम, ऑप्शन 2 औसतन, ऑप्शन 3 औसत से अधिक, ऑप्शन 4 कह नहीं सकते। तो ऑप्शन 3 करेक्ट है, औसत से अधिक। छठा प्रश्न है, आपकी कक्षा में 60 बच्चे हैं जिनमें 10 बच्चों की बुद्धि लब्धि 70 से कम है तो आप उन छात्रों को किस समूह में रखेंगे? ऑप्शन 1 प्रतिभाशाली छात्र, ऑप्शन 2 पिछड़े छात्र, ऑप्शन 3 क्षीण बुद्धि वाले छात्र, ऑप्शन 4 सृजनशील छात्र। तो ऑप्शन 3 करेक्ट है, क्षीण बुद्धि वाले छात्र। सातवां प्रश्न है, बुद्धि के प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया था? ऑप्शन 1 थॉमसन, ऑप्शन 2 स्पीयरमैन, ऑप्शन 3 थॉर्नडाइक, ऑप्शन 4 बीने। तो ऑप्शन 1 करेक्ट है, थॉमसन। क्वेश्चन नंबर 8 है, आपकी कक्षा का एक छात्र राजन पढ़ाई, खेलकूद, सामूहिक कार्यक्रमों आदि में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। इसका अर्थ है कि वह ऑप्शन 1 क्षीण बुद्धि छात्र है, ऑप्शन 2 तर्कशील क्षमता वाला छात्र है, ऑप्शन 3 बहुआयामी बुद्धि वाला छात्र है, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, बहुआयामी बुद्धि वाला छात्र है। क्वेश्चन नंबर 9, आप पिछले कई वर्षों से शिक्षण कार्य कर रहे हैं। आपने अपने अनुभवों के आधार पर पाया है कि बहुआयामी छात्र निपुण होते हैं। ऑप्शन 1 केवल खेलकूद में, ऑप्शन 2 केवल शैक्षणिक कार्यों में, ऑप्शन 3 कई प्रकार के कौशलों में, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, कई प्रकार के कौशलों में। 10वां प्रश्न है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि शब्द को परिभाषित किया था? ऑप्शन 1 कैटिल, ऑप्शन 2 बीने, ऑप्शन 3 स्पीयरमैन, ऑप्शन 4 स्टर्न। तो यहाँ ऑप्शन 4 करेक्ट है, स्टर्न।
क्वेश्चन नंबर 11 क्रिस्टलाइज्ड संबंधित है। ऑप्शन 1 मानसिक विकार को समझने की एक सामान्य योग्यता। ऑप्शन 2 व्यवहार संबंधी विकारों को दूर करने से संबंधित एक सामान्य योग्यता। ऑप्शन 3 अनुभव अधिगम तथा वातावरण संबंधी कारकों पर आधारित एक सामान्य योग्यता। ऑप्शन 4 पठन विकार पर आधारित एक सामान्य योग्यता। तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट है, अनुभव अधिगम तथा वातावरण संबंधी कारकों पर आधारित एक सामान्य योग्यता। क्वेश्चन नंबर 12 बुद्धि से संबंधित द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया था। ऑप्शन 1 पीने, ऑप्शन 2 स्पीयरमैन, ऑप्शन 3 स्टर्न, ऑप्शन 4 जीन पियाजे। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, स्पीयरमैन। क्वेश्चन नंबर 13 बुद्धि के इकाई सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। ऑप्शन 1 थॉर्नडाइक, ऑप्शन 2 जेबी वॉटसन, ऑप्शन 3 विलियम वुंड, ऑप्शन 4 स्टर्न एवं जॉनसन। तो ऑप्शन 4 करेक्ट है, स्टर्न एवं जॉनसन। क्वेश्चन नंबर 14 है स्टैनफोर्ड बिने स्केल बुद्धि परीक्षण कितने वर्ष के बालकों के लिए है। ऑप्शन 1 5 से 15, ऑप्शन 2 3 से 15, ऑप्शन 3 2 से 14, ऑप्शन 4 4 से 14। तो यहाँ ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है, 2 से 14 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं किसी छात्र में किशोरावस्था के बाद तीव्र विकास होता है। ऑप्शन नंबर 1 अमूर्त चिंतन संबंधी योग्यताओं का, ऑप्शन 2 तर्क संबंधी योग्यताओं का, ऑप्शन 3 पठन संबंधी योग्यताओं का, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन 1 करेक्ट है, अमूर्त चिंतन संबंधी योग्यताओं का। क्वेश्चन नंबर 16 बुद्धि से संबंधित गिलफोर्ड के सिद्धांत के अनुसार मानसिक प्रक्रिया में आधारभूत आयाम कौन है। पहला संक्रिया, दूसरा सूचना सामग्री, तीसरा उत्पाद, चौथा ये सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 17 किसी छात्र में आयु की विभिन्न अवस्थाओं में उस छात्र का बौद्धिक विकास हमेशा ऑप्शन 1 समान रहेगा, ऑप्शन 2 असमान रहेगा, ऑप्शन 3 गिरता रहेगा, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन 2 करेक्ट है, असमान रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 यदि किसी छात्र ने अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया हो तो एक शिक्षक होने के नाते आपका विचार होगा कि वह छात्र ऑप्शन 1 मंदबुद्धि है, ऑप्शन 2 बुद्धिमान है, ऑप्शन 3 अपने आसपास के वातावरण की अच्छी जानकारी नहीं है, ऑप्शन 4 कि यह कि एक सामान्य प्रक्रिया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा, बुद्धिमान है। क्वेश्चन नंबर 19 बुद्धि परीक्षणों का जनक कहा जाता है। ऑप्शन 1 थॉर्नडाइक को, ऑप्शन 2 साइमन को, ऑप्शन 3 बीने को, ऑप्शन 4 स्पीयरमैन को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट होगा, बीने को। क्वेश्चन नंबर 20 बुद्धि का प्रकार नहीं है। ऑप्शन 1 मानसिक बुद्धि, ऑप्शन 2 मूर्त बुद्धि, ऑप्शन 3 अमूर्त बुद्धि, ऑप्शन 4 सामाजिक बुद्धि। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, मानसिक बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 21 निम्नलिखित में से कौन बुद्धि का परिभाषा नहीं है। ऑप्शन 1 बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, ऑप्शन 2 बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, ऑप्शन 3 जीवन की अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों से अपना सामंजस्य करने की व्यक्ति की योग्यता ही बुद्धि है, ऑप्शन 4 राजनीतिक आर्थिक एवं सामाजिक शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त उक्ति बुद्धि है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, राजनीतिक आर्थिक एवं सामाजिक शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त उक्ति बुद्धि है। क्वेश्चन नंबर 22 आजकल बुद्धि परीक्षण का प्रयोग शिक्षा जगत में हो रहा है। बुद्धि परीक्षण का निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग बालक के विकास के दृष्टिकोण से सही नहीं है। ऑप्शन 1 शैक्षिक मार्गदर्शन, ऑप्शन 2 बुद्धि परीक्षण के परिणाम के आधार पर अधिक बुद्धि वाले बालकों पर अन्य बालकों की तुलना में अधिक ध्यान देना, ऑप्शन 3 अच्छे अधिगम प्रणाली के प्रयोग के लिए बुद्धि परीक्षण करना, ऑप्शन 4 बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण करना। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, बुद्धि परीक्षण के परिणाम के आधार पर अधिक बुद्धि वाले बालकों पर अन्य बालकों की तुलना में अधिक ध्यान देना।
क्वेश्चन नंबर 23। एक ही कक्षा शिक्षण का निष्पादन भिन्न भिन्न होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण इसके लिए सर्वाधिक उत्तरदायी हो सकता है? ऑप्शन 1 छात्रों की बुद्धि में अंतर, ऑप्शन 2 छात्रों के अभिप्रेरण में अंतर, ऑप्शन 3 छात्रों की रुचि में अंतर, ऑप्शन 4 छात्रों की शारीरिक शक्ति में अंतर। तो ऑप्शन 1 करेक्ट है, छात्रों की बुद्धि में अंतर। क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किस कथन से बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है? ऑप्शन 1 व्यावसायिक मार्गदर्शन में बुद्धि परीक्षण की भूमिका अहम होती है, ऑप्शन 2 बुद्धि परीक्षणों द्वारा प्रत्येक छात्र की सही उन्नति के मार्ग को प्रशस्त किया जाता है, ऑप्शन 3 अनुसंधान के विभिन्न घटकों का चयन करना होता है, तो बुद्धि भी एक आधार होता है ताकि कम से कम त्रुटि हो, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी कथनों से बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है। तो ऑप्शन 4 करेक्ट है, उपरोक्त सभी कथनों से बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 25। आजकल बुद्धि परीक्षण का उपयोग शिक्षा जगत में व्यापक रूप से हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा जगत में बुद्धि परीक्षण के सदुपयोग का उदाहरण है? ऑप्शन 1 बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रवृत्ति सुनिश्चित करना, ऑप्शन 2 बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रों के लिए अधिगम प्रणाली का चयन करना, ऑप्शन 3 बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रों को परामर्श देना, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी शिक्षा जगत में बुद्धि परीक्षण के सदुपयोग के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, उपरोक्त सभी शिक्षा जगत में बुद्धि परीक्षण के सदुपयोग के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 26। एक अच्छे शिक्षक के रूप में व्यक्ति को बुद्धि परीक्षण के परिणाम जानने के बाद निम्नलिखित में से किस व्यवहार से बचना चाहिए? ऑप्शन 1 परिणाम के आधार पर सुधार के लिए परामर्श देना, ऑप्शन 2 परिणाम के आधार पर कम बुद्धि वाले बच्चों का चयन कर उन्हें कठिन कार्य करने से रोकना, ऑप्शन 3 बुद्धि परीक्षण का उपयोग अनुसंधान में बच्चों का व्यापक सहयोग लेने के लिए करना, ऑप्शन 4 शिक्षक को बुद्धि परीक्षण के परिणाम के आधार पर कोई भी कार्य नहीं करने देना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, परिणाम के आधार पर कम बुद्धि वाले बच्चों का चयन कर उन्हें कठिन कार्य करने से रोकना। क्वेश्चन नंबर 27। यदि व्यक्ति अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया है या सीख सकता है तो उसमें बुद्धि है। बुद्धि की यह परिभाषा किसने दी? ऑप्शन 1 थॉर्नडाइक ने, ऑप्शन 2 रायबर्ड ने, ऑप्शन 3 कॉल्विन ने, ऑप्शन 4 थॉमसन ने। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, कॉल्विन ने। क्वेश्चन नंबर 28। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक थॉर्नडाइक थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस सिद्धांत के अनुरूप है? ऑप्शन 1 बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है, ऑप्शन 2 कुछ मानसिक क्रियाओं में एक प्रमुख तत्व सामान्य रूप से विद्यमान होता है जो उन क्रियाओं के कई ग्रुप होते हैं, उनमें अपना एक प्रमुख तत्व होता है, ऑप्शन 3 व्यक्ति का बौद्धिक व्यवहार अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है किंतु इन स्वतंत्र योग्यताओं का क्षेत्र सीमित होता है, ऑप्शन 4 सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में 2 प्रकार की मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है, प्रथम सामान्य मानसिक योग्यता, द्वितीय विशिष्ट मानसिक योग्यता। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। क्वेश्चन नंबर 29। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत क्या है? ऑप्शन 1 बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है, ऑप्शन 2 कुछ मानसिक क्रियाओं में एक प्रमुख तत्व सामान्य रूप से विद्यमान होता है जो क्रियाओं के कई ग्रुप होते हैं, उनमें अपना एक प्रमुख तत्व होता है, ऑप्शन 3 व्यक्ति का बौद्धिक व्यवहार अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है किंतु इन स्वतंत्र योग्यताओं का क्षेत्र सीमित होता है, ऑप्शन 4 सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में 2 प्रकार की मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है, प्रथम सामान्य मानसिक योग्यता, द्वितीय
विशिष्ट मानसिक योग्यता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में दो प्रकार की मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है। प्रथम सामान्य मानसिक योग्यता, द्वितीय विशिष्ट मानसिक योग्यता। क्वेश्चन नंबर 30, फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने एवं उसके साथी साइमन ने बुद्धि के मापन के आधार के लिए किसे सर्वाधिक उपयुक्त माना प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा में किन दो तत्वों को विशेष महत्वपूर्ण माना है। ऑप्शन 1 बच्चों की रुचि, ऑप्शन 2 बच्चों के निर्णय, स्मृति एवं तर्क एवं आंकिक और मानसिक कार्यों को, ऑप्शन 3 बच्चों की शारीरिक क्षमता को, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, बच्चों के निर्णय, स्मृति, तर्क एवं आंकिक जैसे मानसिक कार्यों को। तो ये थी हमारी आज की क्लास। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।